नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम, खंबा गणी, राम राम साहब सभी का ऑल टेक मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ ऑन पब्लिक डिमांड वंस अगेन हमारे साथ हैं राजीव मल्होत्रा सर। राजीव सर हमारे साथ आई थिंक दिस इज थर्ड और फोर्थ टाइम जुड़ रहे हैं। सर अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। नमस्ते एंड थैंक यू टू ऑल योर व्यूअर्स। आई वुड लाइक टू टेल माई व्यूअर्स सर कि 2 बुक्स हैं जो वर्थ रीडिंग है। अगर आप सनातनी हैं, आप राष्ट्रवादी हैं, आप भारतीय हैं, कौन से ऐसे फोर्सेस जो भारत को इस वक्त थ्रेटन कर रहे हैं, साइलेंटली काम कर रहे हैं, वो है स्नेक्स इन गंगा एंड ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस। ये दोनों किताबें आपके घर में, आपकी लाइब्रेरी में जरूर होनी चाहिए। आप पढ़िए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। उसके अलावा दिस इज व्हाट सर हैज बीन डूइंग फॉर लास्ट कपल ऑफ आई वुड से डिकेड्स, क्योंकि दोनों बुक्स में सर ने ऑलमोस्ट लाइक 10-10 साल दिए हैं। पर उससे पहले सर इज अ बिग टेक्नोक्रेट। He is a trained physicist, computer scientist. Sir is also founder of Infinity Foundation. और सर का जो सबसे इम्पोर्टेंट एरिया है जो मैं नहीं भूलना चाहूंगी, और वो है ही इज अ रिसर्चर ऑन इंडिक एंड सिविलाइजेशनल स्टडीज. So with that kind of package, if sir is writing books, I'm sure that वो क्या बोलते हैं, must read books में होना चाहिए आप लोग के घर में. Sir, a very warm welcome once again, and I would like to get started. जी सर. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। जी सर, व्हाट इज वोकिज्म? आप इस टॉपिक पे बहुत लिखते रहे और बहुत बात करते हैं। आई थिंक किसी ने ये वर्ड सुना भी नहीं रहा होगा जब आपने इस वर्ड के बारे में अवेयरनेस फैलानी शुरू की थी। जी सर। हाँ, क्रिटिकल रेस थियरी तो पहले तो एकेडमिक वर्ल्ड में थी, सिर्फ दुनिया एकेडमिक और कुछ ब्लैक जो एक्टिविस्ट थे उनके बारे वो जानते थे, पर आम आदमी नहीं जानता था। लेकिन जब ये ब्लैक लाइव्स मैटर मूवमेंट शुरू हुई तो सारे अमेरिका में जो लोग थे, वाइट्स भी ब्लैक्स भी, सब लोगों ने की जो उनकी फीलिंग्स थी वो ब्लैक्स की तरफ गई कि इनके 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 लिए क्या क्या बुरी बातें हुई हैं इनकी हिस्ट्री में। तो इसलिए वो सिंपैथी उनके लिए थी, करुणा उनके लिए थी। तो इसलिए ये जो क्रिटिकल रेस थ्योरी है ये बहुत फैलनी शुरू कर दी। इसको फिर उन्होंने वोकिज्म कहना शुरू कर दिया। क्रिटिकल रेस थ्योरी है जो एकेडमिक वाले हैं वो उसको क्रिटिकल रेस थ्योरी बोलते हैं, और जो बाकी पॉपुलर लोग हैं, मीडिया वाले लोग हैं, एक्टिविस्ट हैं, एनजीओ वाले हैं, वो इसको वोकिज्म कहते हैं। अब वोकिज्म का कहना ये है कि अब अमेरिका में जितने भी लोग दबे हुए हैं उनको रेवोल्यूशन करना चाहिए, ताकि ये जितने भी दबाने वाले लोग हैं, उन्होंने डेमोक्रेसी बनाई, उन्होंने फाउंडिंग फादर्स थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखी, उन्होंने सारे इंस्टीट्यूशन ये जो पढ़ाई लिखाई के यूनिवर्सिटी के सब उन्होंने शुरू किए, फैमिली भी उन्हीं की है, फैमिली स्ट्रक्चर भी उन्हीं का ही है। तो ये सब कुछ तोड़ फोड़ करना चाहिए। अब ये इसको हम मार्क्सिज्म 3.0 कहते हैं। अब ये यहाँ से निकली मार्क्सिज्म 4.0, उसमें इंडिया की बात है। मार्क्सिज्म 4.0 निकली कि खालिस्तानी जुड़ गए उनके साथ, मुस्लिम भी जुड़ गए उनके साथ। मुस्लिम कहते हैं हम भी दबाए हुए हैं, हमको क्रिश्चियन और जूज ने दबाया हुआ है, और इंडिया में हिंदू ने दबाया हुआ है। वो भी जुड़ गए इनके साथ कि हम भी मार्क्सिज्म का फायदा उठाएंगे। लेफ्टिस्ट और मार्क्सिस्ट और मुस्लिम का एक भाईचारा शुरू हो गया। ये भाईचारा जो लेफ्टिस्ट का और मुस्लिम का शुरू हो गया, ये बहुत डेंजरस है, बहुत डेंजरस है। यही फ्रांस में लड़ाइयाँ करवा रहा है, यही सब कुछ करवा रहा है, लेफ्टिस्ट और मुस्लिम का जुड़ना। और इसके साथ उन्होंने ब्लैक्स को भी ले आया अपने साथ। और फिर आए खालिस्तानी, वो कहते हैं हमको भी दबाया हुआ है हिंदुओं ने, इंडियन गवर्नमेंट ने सब दबाया हुआ है इंडिया में, तो हम भी आपके साथ मिल जाते हैं। वो भी जुड़ गए। और अब ये पिछले 10 साल में एक दो बड़े दलित लीडर हार्वर्ड ने उनको ले आया हार्वर्ड। एक है सूरज जेंगडे, जिसके बारे में हमारी स्नेक्स इन गंगा में बड़ा चैप्टर भी है काफी सारे। तो ये जो लोग आगे उनके बारे में एक लाइन ऐड करना चाहेंगे। वो बहुत बड़ा दलित एक्टिविस्ट हैं, पर ही फ्लाइज ऑलवेज विद बिजनेस क्लास और इन प्राइवेट जेट्स। दैट्स द काइंड ऑफ वो और वो बहुत वेरी प्राउड है कि देखो मैं क्या राज कर रहा हूँ। हाँ, मतलब मैं कर रहा हूँ। कोई क्रिटिसाइज करे, कहते हैं ये ब्राह्मण है, ये दलित के अगेंस्ट है, ऐसे ऐसे कहते हैं। लेकिन ये धोखेबाज है, ये कोई दलित को फायदा नहीं करे, अपने जेब में पैसे डाल दे। तो अब ये जो वोकिज्म है उसमें लेफ्टिस्ट सेंटर में है, आइडियोलॉजिकल सेंटर। आइडियोलॉजिकल जो थियोरी बड़ी है वो लेफ्टिस्ट निकालते हैं जो मार्क्सिस्ट हैं, और उनको लड़ाई करने के लिए मुस्लिम उनके पास हैं जो लड़ाई करेंगे, सड़कों में मार पिटाई करेंगे, ये यूरोप में और इंडिया में और यूएसए में ब्लैक्स, क्योंकि यूएसए में मुस्लिम थोड़ा कम करना चाहते हैं, कभी करते हैं लेकिन ब्लैक्स से ज़्यादा करवाते हैं। और कनाडा में खालिस्तानी
ब्रिटेन में, ये अमेरिका में भी शुरू हो गया, ऑस्ट्रेलिया में खालिस्तानी करवा रहे हैं, और इंडिया में दलित और मुस्लिम। सो ये नए तरीके का रेवोल्यूशन करना चाहते हैं जिसमें ये सारी फोर्सेस जुड़ गई हैं। ये एक तरह के नया ग्लोबलाइजेशन हो गया, ग्लोबलाइजेशन ऑफ द ऑप्रेस्ड। ऑप्रेस्ड मतलब जो भी दबे हुए लोग हैं सारी वर्ल्ड के, वो अब यूनाइट हो गए, इकट्ठे आ गए हैं, उसको वोकिज्म कहते हैं। और ये सारी दुनिया की जितनी भी डेमोक्रेसीज हैं उनको तोड़ फोड़ कर गिराना चाहते हैं। अब डेमोक्रेसीज को क्यों? क्योंकि डेमोक्रेसीज में फ्रीडम स्पीच है, डेमोक्रेसी में आप वोट बैंकिंग है, डेमोक्रेसी में आप सड़कों पर जाकर रिवोल्ट कर सकते हैं। चाइना में नहीं कर सकते, इसलिए चाइना को टच नहीं करेंगे। चाइना में कितनी गुलामी है लोगों की, कितनी लोगों की गुलामी है, तिब्बतन की, यूगर्स की, अपने सिटीजन्स की भी फ्रीडम विडम नहीं है, कितना एक्सप्लॉइट करते हैं। पर उनकी गवर्नमेंट के ऊपर कोई नहीं कुछ ऐसे करेगा, वो किस वहाँ नहीं अलाउ करते, क्योंकि वो डिक्टेटर हैं, वो दबा देंगे। सऊदी अरेबिया में भी कोई वोकिस नहीं काम करेंगे, वो सऊदी अरेबिया को छोड़ा है, कतार को छोड़ा हुआ है, ठीक है ना। उनको अब ये बाकी दुनिया में मुस्लिम्स की राइट्स मांगते हैं, लेकिन कतार में, सऊदी अरेबिया में विमेन की राइट्स नहीं है, वोटिंग शोटिंग की, मतलब वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ नहीं कुछ करेंगे। फ्रांस में आके लड़ेंगे, लेकिन वो अरब कंट्रीज से जहाँ से आए हैं या अफ्रीका से जहाँ से आए हैं ये मुस्लिम, उन कंट्रीज में डेमोक्रेसी नहीं है, फ्रीडम नहीं है, वो कोई बात नहीं है, लेकिन फ्रांस में लड़ेंगे। ब्रिटेन में अभी लड़ाई शुरू होने वाली है, ब्रिटेन में जो लड़ाई होगी अगले साल वहाँ इलेक्शन होगा, वो फ्रांस से भी ज़्यादा खतरनाक लड़ाई होगी। ब्रिटेन में भी ये वोकिस्ट लोग लड़ाई करेंगे। वहाँ पर जो लंदन का मेयर है वो भी वोकिस्ट है, पाकिस्तानी है, मुस्लिम है। और ये जो स्कॉटलैंड का फर्स्ट मिनिस्टर है, एक तरह का प्राइम मिनिस्टर समझो, वो भी एक पाकिस्तानी वोकिस्ट है। तो ये जो वोकिस्ट लोग हैं, अब उन्होंने अपने लोग काफ़ी जगह बैठा दिए हैं। अब इंडिया में भी जो ये ममता बनर्जी के एरिया में हो रहा है, कई कई जगह में यहाँ वहाँ हो रहा है, सारी वर्ल्ड में जो वोकिस्ट हैं वो उसको प्रमोट कर रहे हैं। वो इन लोगों को बीबीसी में, वॉल स्ट्रीट जर्नल में, यहाँ वहाँ उनके जो थिंक टैंक्स हैं उनमें, लेफ्ट विंग थिंक टैंक्स हैं, उनको प्रमोट कर रहे हैं। और जो मुस्लिम पॉइंट ऑफ व्यू है और जो लेफ्ट विंग पॉइंट ऑफ व्यू है उसको भाव दे रहे हैं, और जो इंडियन गवर्नमेंट के फेवर में पॉइंट ऑफ व्यू है या हिंदू पॉइंट ऑफ व्यू उसको दबा रहे हैं। और इन्हीं लोगों ने ये डिसमेंटल हिंदुत्व जो कॉन्फ्रेंस निकाली थी, जो सारे वर्ल्ड में फेमस हो गई थी, और मैं लोगों को कह रहा था, अरे भैया इसके पीछे कौन है वो तो देखो। और हमारे लोग देखना नहीं चाहते थे, वो यही कहते थे कि ऑड्री टुस्के है उसको मारो, एक वो है उसके पीछे जाओ। ठीक है भाई, वो लोग बदमाश लोग हैं, मानते हैं, लेकिन उसके पीछे आइडियोलॉजी क्या है, वो तो वोकिस्ट है, उसको तो पहचानो। वो किसी ने नहीं पहचानी। तो तभी हमने इसके बारे में लिखना शुरू किया, ताकि हमको, हमारे लोगों को मालूम हो कि ये बात कहाँ से शुरू हो रही है। अब जो हमारे जयशंकर हैं वो अच्छे हैं, वो जब भी कोई ऐसी बात होती है इंडिया के अगेंस्ट, कोई एम्बेसी, कोई इंडियन कॉन्सुलेट जो सैन फ्रांसिस्को है वो जल गई, अभी 2 हफ्ते पहले जला दिया था। अब इसमें कोई वर्ल्ड में शोर मोर नहीं बचा, कोई शोर मोर नहीं बचा, इतनी बड़ी बात होगी। हाँ, तो कभी यूरोप में किसी इंडियन एम्बेसी के अगेंस्ट कुछ कर दिया, इंडियन हाई कमीशन में कुछ कर दिया, बीबीसी ने कुछ कह दिया, तो जयशंकर कुछ स्टेटमेंट तो देते हैं, अच्छी बात है। लेकिन जब हमने उनको पूछा कि आपके पास कोई ऐसा थिंक टैंक है जो सारी चीजों को सर्वेलेंस करता है, ऐसी बातें का जो पहचान सके अब आगे कहां पर अटैक होने वाला है। अब जाके देखिए, जो सैन फ्रांसिस्को में अटैक हुआ वो कई हफ्ते पहले प्लानिंग हो रही थी, जो यूरोप में अटैक हुआ कई महीने पहले प्लानिंग हुई थी, जो लेस्टर में अटैक हुआ, हिंदू मुस्लिम राइट हुआ, वो कहाँ वर्ल्ड में प्लानिंग हुई, उनको राइट करवाया गया। अब ये पहचानना चाहिए गवर्नमेंट को कि ये अगला अटैक कहाँ आएगा। ये नहीं कि जब आएगा फिर बात करेंगे, अगला अटैक कहाँ आएगा, उसको अटैक को बंद करने के लिए पहले ही कुछ करना चाहिए। ये हमारे पास थिंकिंग नहीं है गवर्नमेंट के पास। हमारे जो इंडिया में थिंक टैंक्स हैं वो इसके बारे में रिसर्च इतनी नहीं कर रहे, नेशनल सिक्योरिटी वाले हैं वो भी शायद नहीं इतना जानते। तो इसलिए हम ये इसके बारे में काफ़ी लिख रहे हैं, काफ़ी हम बातचीत करते हैं, जहाँ भी जाते हैं इसके बारे में हम लेक्चर देते हैं, खुल्लम खुला ओपनली बात करते हैं, ताकि लोगों को पता होए कि ये जो यहाँ पर अटैक हुआ, यहाँ पर एक रिपोर्ट निकली, गलत रिपोर्ट निकली हमारे अगेंस्ट, ये यहाँ पर कुछ स्कॉलर ने ये वो अलग कुछ बता दिया जो बिल्कुल गलत है हिंदुओं के बारे में। ये इसका कारण है वोकिज्म। ये वोकिज्म कहाँ से निकल रहा है, कौन इसको फंडिंग कर रहा है? हार्वर्ड का रोल इसमें बहुत बड़ा है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का सबसे ज़्यादा रोल है इसमें।
ये इसको एक्सपोज करने के लिए, इसके बारे में निकालने के लिए हमने काफ़ी पुस्तकें लिखी हैं और पिछले 1.5 साल में करीब 200-250 लेक्चर दिए हैं सारी दुनिया में, कनाडा में, यूके में, अमेरिका में, इंडिया में। सर मैं वापस वोकिज्म वाले उस पे जाऊंगी। अक्सर मैंने देखा है, मैं बहुत सिंप्लीफाइड टर्म्स में इसको पूछूंगी, अक्सर मैंने देखा है कि पीपल कमिंग फ्रॉम ब्रोकन फैमिलीज, या फिर मैं इसको बोलूं कि दोज कमिंग एजुकेटेड एलाइट्स, दे आर मोर वल्नरेबल फॉर एनी काइंड ऑफ प्रेशर्स इन लाइफ, एंड उनको कुछ होता है और वो 2 मिनट में वोक बन जाते हैं। जी सर। सो देखिए, वोकिज्म में कुछ लीडर हैं और कुछ फॉलोअर हैं। अब जो जिन्होंने आइडियोलॉजी बनाई वो एक तरह के लोग हैं, और फिर वो चाहते हैं कि खूब सारे हमारे पीछे हमारे पास आए, हमको फॉलो करें, हम उनको भी ट्रेनिंग देंगे, उनको भी एक तरह की नौकरी दे देंगे, उनको भी वेपनाइज कर देंगे ताकि वो और बढ़ा सकें। और ये जो सेकंड ग्रुप है जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं, ये ब्रोकन फैमिली वाले हैं, ये कंफ्यूज लोग हैं, ये लोग हैं जिनके को कोई शिकायत है, कुछ शिकायत है, वो इसलिए वोकिज्म में ज्वाइन कर गया। लेकिन जो पहले ग्रुप वाले हैं वो हैं वर्ल्ड के टॉप लेफ्टिस्ट, सब मिले हुए हैं सारे वर्ल्ड में। इंडिया, फ्रांस में लेफ्टिस्ट का अड्डा है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ये फ्रांस में बहुत अड्डा है, और इसमें ये काफ़ी, जेफर लॉट एक आदमी है, जेफर लॉट, क्रिस्टोफे जेफर लॉट, उसको इंडिया में बहुत कुछ अवार्ड शवार्ड मिल चुके हैं। अशोका यूनिवर्सिटी ने उसने बहुत आगे उसको कहा कि तुम सारी जो हमारी सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज, हिंदुइज्म के बारे में जो करिकुलम है, जब अशोका यूनिवर्सिटी खुली थी उन्हीं को बुलाया था कि तुम हमको बताओ, तुम हमको सिखाओ। तो उनके विचारों के अनुसार ही सब कुछ शुरू हुआ है। सारा लेफ्ट विंग इंडिया वही चलता है। इंडियन एक्सप्रेस में उनके आर्टिकल आते रहते हैं, इंडिया में जितने भी ये थिंक टैंक्स मंथन होते रहते हैं उनको बुलाते रहते हैं। वो फ्रांस में नंबर 1 लेफ्टिस्ट हैं, जो सारे फ्रांस में जो लेफ्टिस्ट हैं उनको एंटी इंडिया, एंटी हिंदू चलाते हैं। और पिछले 15-20 साल से उन्होंने कई बुक्स भी लिखी हैं, फ्रेंच में, इंग्लिश में, सब कुछ। तो वो फ्रांस में कर रहे हैं। कुछ इसी प्रकार के लोग ऑक्सफोर्ड में बैठे हैं, यूके में ये सोआस में बैठे हैं, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में बैठे हैं। अभी मैं गया था, मैंने भी वहाँ लेक्चर दिया थे। और ये यूएस में भी बैठे हैं, खालिस्तान में, ये कनाडा में बैठे हैं, इंडिया में बैठे हैं। ये लेफ्ट विंग लोगों का आपस में सारा ग्लोबल नेटवर्क है, जहाँ जहाँ भी ये लोग बैठे आपस में बातचीत करते रहते हैं। और अब जो इस्लामिक लीडर्स हैं, कतार उनको फंडिंग दे रहा है। पहले देते थे साउदीज, अब साउदी को जो नया प्रिंस है, क्राउन प्रिंस, वो इस बात में इतना बिलीव नहीं करता। वो चाहता है कि मैं अपनी डेमोक्रेसी तो नहीं, कैपिटलिज्म में आगे बढ़ूँ, डेवलप करूँ। वो ये मार्कोटाई में इतना उसको नहीं है। लेकिन कतार करती है ऐसी बातें। उनका अल जजीरा है, सॉफ्ट पावर के लिए अल जजीरा है। ईरान की गवर्नमेंट ऐसे करती है। पाकिस्तान ISI इसमें बहुत लगा हुआ है, इन चीज़ों में बहुत लगा हुआ है। और ये फिर इस जाल में खालिस्तानी लीडर्स जो है ना, उनको भी फंसा दिया है। जो आम सिख है, जाट है पंजाब में, उसको कुछ नहीं फायदा हुआ, उसका कुछ इसमें हाथ नहीं है। वो ठीक है, उसको तो अपने प्रॉब्लम, ड्रग्स आ गई हैं, क्रिश्चियनिटी मिशनरीज आ गए हैं, पंजाब में आज बहुत प्रॉब्लम हो रहे हैं। लेकिन जो खालिस्तानी मूवमेंट इंटरनेशनल है, उसमें कुछ लीडर्स जो है बहुत पावरफुल है, वो मिले हुए हैं इन चीज़ों में। और ये जो अब ये देखिए, यूएसए में ब्लैक्स मिले हुए हैं, और वो ब्लैक्स तो सिर्फ यूएसए में ही वो हैं। लेकिन फ्रांस में मुस्लिम्स हैं जो नॉर्थ अफ्रीका से आए हैं, इमिग्रेंट आए हैं, वो मुस्लिम्स हैं वहाँ से। यूके में जो मुस्लिम्स हैं पाकिस्तान के बहुत आए हैं, वो भी इसमें मिले हुए हैं। इंडिया में बदमाशी शुरू करना चाहते हैं। अब ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि अभी तक तो जहाँ पर गवर्नमेंट जैसे ममता बनर्जी है, वो उनको ऐसी बातें अलाउ करती हैं, वो करते हैं। बाकी स्टेट्स में नहीं अलाउ होता। लेकिन जहाँ भी उनको मौका मिले वो करेंगे। और उनको इंटरनेशनल फंडिंग भी आ रही है, उनको इंटरनेशनल आइडियोलॉजी भी सिखाई जा रही है, उनको इंटरनेशनल लीगल सपोर्ट मिल रही है। और उनको ये जो ह्यूमन राइट्स के बारे में बताया जा रहा है कि हम तुम्हारा केस है, हाई इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स में लड़ेंगे, UN में लड़ेंगे, यूरोपियन यूनियन में, यूएस कांग्रेस में इंडियन लोग कई बैठे हैं, जैसे प्रमिला जयपॉल, रो खन्ना, ये वो किस लोग हैं। और ये जो ओमार है, ये लेडी है, इथियोपिया की है, ये मुस्लिम है, बिल्कुल रेडिकल लोग हैं।
सो ये इस तरह के कई तरह के पढ़े लिखे लोग अब इकट्ठे हो गए हैं, और जो भी इंडिया में अच्छे फैमिली का हो वो बहुत अट्रैक्टिव है, क्योंकि इसके पास पैसा है, इसको तो ले आएंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। तो यदि उसके पास कोई शिकायत है, उसको फैमिली से कुछ शिकायत है, या वो आइडियोलॉजिकली ठीक तरह इस्टेब्लिश नहीं है, धर्म पे इस्टेब्लिश नहीं है, वो उसको समझ भी नहीं है धर्म में, ऐसे जो लोग हैं उनको आपस में उनको इकट्ठा करके खींच लेना इनका इनका काम है। ये ऐसे काम कर रहे हैं, और इन्होंने कुछ काफ़ी सालों से ये किया है, 10-15 साल से लगे हुए हैं, और इन्होंने ऐसे काफ़ी लोगों को इकट्ठा कर दिया। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो महिंद्रा है, आनंद महिंद्रा है, खुद बहुत अच्छे आदमी है, मैं मिल चुका हूँ। अब वहाँ पर एक हार्वर्ड ने उन्होंने शुरू किया है महिंद्रा ह्यूमैनिटीज सेंटर, वो वोकिस्ट का अड्डा है। उनका जो डायरेक्टर है उसको मैं जानता हूँ, वो ऑक्सफोर्ड में था, काफ़ी माना हुआ लेफ्ट विंग आदमी है। वो उन्होंने हार्वर्ड ले आए और उनको आनंद महिंद्रा ने डायरेक्टर बना दिया अपने सेंटर का। अब आनंद महिंद्रा कह सकते हैं कि मैं तो वोकिस्ट नहीं, ठीक है मैं नहीं, लेकिन मेरे नाम पर और मेरे पैसों से वोकिस्ट काम हो रहा है। अब क्यों हो रहा है, वो क्यों नहीं बंद कर सकते? पब्लिक प्रेशर होना चाहिए, पब्लिक को उनको अब मैं इंडिया आ रहा हूँ सितंबर में, तो मैं उनसे बात करना चाहता हूँ, अपॉइंटमेंट लूंगा, दे ना दे। पिछली बार मैं आया था, कुछ महीने हुए मैं इंडिया में था, काफ़ी मैंने कोशिश की कि एक लक्ष्मी मित्तल है, उनका भी सेंटर है हार्वर्ड में, लक्ष्मी मित्तल एंड फैमिली सेंटर फॉर साउथ एशिया स्टडीज हार्वर्ड में, उसमें उन्होंने $50 मिलियन दिए थे शुरू करने के लिए, अब देते रहते हैं और भी। और एक पीरामल का भी सेंटर है, अजय पीरामल का, बजाज का भी है, टाटास का भी है। हाँ, और ये नारायण मूर्ति जो उसका बेटा है, रोहन मूर्ति, सुधा मूर्ति का बेटा, उसने हार्वर्ड में ऐसा काम शुरू किया हुआ है। ये शेल्डन पॉलक को काफ़ी पैसा दिया है, वो जो संस्कृति के अगेंस्ट कितना कुछ लिखता रहता है। अब ये जो रिलायंस के लोग हैं, अंबानी, अब आप जानेंगे कि एक प्रोफेसर हैंसन है, जो सारी वर्ल्ड में जितने भी लोगों ने एंटी हिंदू एंटी इंडिया किताबें लिखी हैं, रिसर्च की है, पेपर्स निकाले हैं पिछले 20-25 साल में, उनमें से एक तो जेफरी लॉट नंबर 1 होगा और एक हैंसन नंबर 1 होगा। अब ये जो हैंसन है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में है। अब इसका जॉब टाइटल क्या है, आप मानेंगे नहीं, उसके जॉब टाइटल है रिलायंस धीरूभाई अंबानी प्रोफेसर एट स्टैनफोर्ड। रिलायंस धीरूभाई अंबानी प्रोफेसर एट स्टैनफोर्ड, यानी अंबानी ने उसका फंडिंग देकर स्टैनफोर्ड को उसको प्रोफेसर बनवा रखा है, और वो ये काम कर रहा है। अब इंडिया में अंबानी तो बहुत देशभक्त हैं, इंडिया में तो लक्ष्मी मित्तल भी देशभक्त हैं, अजय पीरामल भी देशभक्त हैं, आनंद महिंद्रा भी देशभक्त हैं, और मुझे यकीन है कि ये अच्छे लोग ही हैं। लेकिन बाहर जाके ये क्यों काम कर रहे हैं, ये फंडिंग क्यों दे रहे हैं? अभी आपने कहा जो इलीट लोग हैं, कुछ लोग अलग, पता नहीं क्या उनके थिंकिंग है। अब ये भी हो सकता है कि जो मदर फादर है वो तो देशभक्त हैं, जो उनके बच्चे हैं वो नहीं है, हो सकता है जैसे रोहन मूर्ति ये काम कर रहा है, रोहन मूर्ति का अपना पैसा नहीं है, नारायण मूर्ति और सुधा मूर्ति का पैसा है, मदर फादर का पैसा है, वो उस बेटे के पास आ गया है। अब बेटा ये पैसा लेकर ऐसे काम कर रहा है। अब ये मेरे को पूरी जानकारी नहीं कि आनंद महिंद्रा की फैमिली में बच्चे कैसे हैं, या ये अंबानी की फैमिली में, ये बातें नहीं मैं जानता, लेकिन हो सकता है कि ये बच्चे कर रहे हैं, बच्चों की आइडियोलॉजी लेफ्ट विंग है, हो सकता है। कई लोग ऐसे जो, आप कैपिटलिस्ट हैं, कैपिटलिस्ट घर का बहुत उनको फायदा मिला है, उसी की पावर मिली है, उसी के प्राइवेट जेट मिले हैं, लेकिन ये फैशन है कि हम एंटी कैपिटलिस्ट बनेंगे, हम लेफ्ट विंग बनेंगे। लेकिन लेफ्ट विंग बनने के लिए पहले तो अपने पैसे तो दो ना, अपने पैसे तो बाकी वापस करो ना। यदि वो लेफ्ट विंग बनना चाहते हैं, वोकिस्ट बनना चाहते हैं कि तुम गवर्नमेंट को टॉपल करो, हिंदुइज्म को टॉपल करो, अरे भैया बाकियों का क्यों जिंदगी खराब कर रहे हो? आप सब कुछ छोड़ दो पहले, फिर तो मानेंगे ना, ठीक है ना? ये एक तरह की हिपोक्रेसी हुई ना। So have you noticed most of the जितने भी वोकिस्ट हैं, अगर आप देखें तो मेजॉरिटी रिच फैमिली या एफिलिएंट फैमिली से आते हैं। मतलब उनको
आई डोंट नो पूजा कौन सी वो आलिया भट्ट की एक मूवी थी, मैंने वहां पर आई थिंक आई सॉ इट। रिच फैमिली से आप हो, आपको छोटी सी चोट लग गई और उस छोटी सी चोट को इतना बड़ा दिखा देते हैं, एंड देन दे बिकम अ वोक, देन दे स्टार्ट अब वुकिंग देखिए फॉर अ यूटोपियन वर्ल्ड। अब देखिए हाँ, आपने ठीक कहा। ये जो ब्रेकिंग इंडिया पहली बुक थी, ब्रेकिंग इंडिया 1.0, उसका उसमें जो ब्रेकिंग इंडिया वाले लोग थे, वो थे जो गरीब घरों के, जेएनयू आते थे, सरकारी कोई यूनिवर्सिटी में आते थे, वो थे। अब ये जो लेटेस्ट वोकिस्ट है वो अशोका यूनिवर्सिटी में आते हैं, जहाँ पर कई लाखों लोग की फीस है, जो अमीर लोग ही सब दे सकते हैं। क्रिया यूनिवर्सिटी में आते हैं। अब ये अजीम प्रेमजी की यूनिवर्सिटी है, वो वोकिस्ट में लगी हुई है। गॉडरेज वाले लोग वोकिस्ट में लगे हुए हैं। अब ये जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में लोग पढ़ रहे हैं, जिनमें कोई पैसों की कमी नहीं है, वो इस चीज में आ गए हैं। वो ये फैशन है, उनके लिए फैशन बन गया है। तो ये प्रॉब्लम काफी सीरियस है, क्योंकि ऐसी वोकिस्ट आइडियोलॉजी अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आ गई है। वोकिस्ट आइडियोलॉजी आ गई है। अब वोकिस्ट आइडियोलॉजी जो है, अब आप दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बातचीत करो या नीति आयोग में बातचीत करो, कई लोग आपके हमारे अगेंस्ट हो जाएंगे कि आप ये क्या कर रहे हो। वो ये अपने आप को समझते हैं कि हम बहुत ही पवित्र हैं और हम ये सारी दुनिया का भला करना चाहते हैं। लेकिन मैं उनको कहता हूँ, पहले दुनिया का भला करने से पहले आप सब कुछ छोड़ सकते हो। आप अपना बिजनेस छोड़ सकते हो। मैंने तो 30 साल पहले अपना बिजनेस, ये जितना भी मेरे पास बिजनेसेस थे, जॉब वॉब नहीं की, प्रॉफिट नहीं बनाया, देकर एनजीओ चला रहा हूँ अपने पैसों से। तो आप कर सकते हो ये। आप यदि ये नहीं कर सकते तो बाकी दुनिया में यहाँ वहाँ लेक्चर देने का क्या फायदा आपको? क्या हक है आपका? ये तो हिपोक्रेसी होगी ना। तो ये एक हिपोक्रेसी भी है और ये एक तरह का फैशन भी है। देखिए, जब इज मैं इट इज जब इट अ मैं काइंड ऑफ जब मैं इलनेस? देखिए, जब 70s में, अर्ली 1970s में, सॉरी 68 टू 71 में, 68 से मैं सेंट स्टीफेंस कॉलेज में था दिल्ली में। तो उस वक्त जेएनयू भी नहीं निकला था। जेएनयू बन रहा था, पर जेएनयू लेफ्ट विंग नहीं था। उस वक्त सारा लेफ्ट विंग सेंट स्टीफेंस में था। ये जो नक्सलबाड़ी मूवमेंट थी ना, ये जो बंगाल में एक विलेज है जिसका नाम है नक्सलबाड़ी, वहां पर एक नक्सलबाड़ी मूवमेंट में ये कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन हुआ था। इसमें चारू मजुमदार, कानू सान्याल, ये लोग नक्सलाइट लीडर थे। इन्होंने रेवोल्यूशन शुरू किया था। तो वहाँ के जो लोग थे उनको नक्सलाइट कहते हैं। वो नक्सलाइट वहां से पैदा हुई थी। एक गांव का नाम है नक्सलबाड़ी। तो नक्सलाइट मूवमेंट में मेरे कई दोस्त थे सेंट स्टीफेंस कॉलेज में जो नक्सलाइट मूवमेंट चले गए। एक मेरे घर के साथ में ही रहता था, बहुत अच्छा लड़का था। सडनली उनके दिमाग में ये आ गया कि हम ये ऐसे करेंगे, रेवोल्यूशन करेंगे, ये वो करेंगे। तो ये एक तो चे गुवारा तो था, साउथ अमेरिका का मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट लीडर, फिडेल कास्ट्रो, ये लोग वहाँ हीरो थे सेंट स्टीफेंस कॉलेज में। और ये ये सारे जो लड़के थे, लड़कियां नहीं थी उस जमाने में सेंट स्टीफेंस में, वो मिरांडा हाउस में थी। तो ये उस जमाने में जो भी ये अल्ट्रा लेफ्ट माओइस्ट मार्क्सिस्ट, ये नक्सलाइट थे, ये बड़े इलीट घरों के लोग थे, पढ़े लिखे घरों के लोग थे। घर घर बैठ के बड़े शान में रहते थे, एयर कंडीशन में अच्छा रहते थे, फॉरेन फॉरेन ट्रिप लगाते थे। लेकिन उनके जो विचार थे वो बहुत ही अल्ट्रा लेफ्ट विंग थे। ये पहले की बात है। सर, आपको नहीं लगता कि ये वोकिज्म थोड़ा सा मेंटल इशू? आई एम नॉट सेइंग कि मेंटल इशू है, बट एक, इफ यू सी देयर इज अ पैटर्न, लाइक समबडी हु इज नॉट हैप्पी, समबडी हु हैज बीन पिस्ड ऑफ, किसी के साथ रेप हो गया है, कोई ब्रोकन फैमिली से है, लुकिंग फॉर अ यूटोपियन वर्ल्ड जो कि इस धरती पे एग्जिस्ट नहीं करता है, परफेक्ट वर्ल्ड एग्जिस्ट नहीं करता है। सो तो एक तरह का आप कह रहे हैं इस्केपिज्म, आप कह रहे हैं इस्केपिज्म, ये ठीक है, एक तरह की तो इस्केपिज्म है। दूसरा ये है, मे बी उनमें गिल्ट है। अब जैसे कई लोग व्हाइट्स हैं, वो वोकिस्ट बन गए, लिबरल व्हाइट्स जो अमेरिका में हैं, वो ब्लैक्स की सिंपैथी है, गिल्ट है उनमें कि भी हमारे जो पहले परदादे थे उन्होंने ब्लैक्स के अगेंस्ट क्या किया, तो मेरे में गिल्ट है, तो मैं उनके लिए ये कुछ ठीक करना चाहता हूँ। एक तो गिल्ट हो सकती है। कुछ है जो जूस और क्रिश्चियंस हैं। जूस बहुत सारे हैं जो एंटी इसराइल है, इसराइल के अगेंस्ट है, वो लेफ्ट विंग को सपोर्ट करते हैं, वो पैलेस्टाइन को सपोर्ट करते हैं, उनमें भी गिल्ट है। सो एक तो गिल्ट की भी बात है। और ये कई लोग इंडिया में जो अपर कास्ट के हैं उनमें भी गिल्ट है। कितने ब्राह्मण लोग हैं, कितने लोग हैं जो ब्राह्मण फैमिली से आए हैं और पढ़े लिखे हैं, उनमें कोई उनके खाने पीने में कोई कमी नहीं, लेकिन वो इस तरह से वोकिस्ट बन गए हैं। कई लोग ऐसे हैं। तो ये इसकी साइकोलॉजिकल स्टडी करनी चाहिए। एक तो स्टडी करनी चाहिए कि कहाँ से पैसा आता है, क्या आइडियोलॉजी है, उसका जवाब देना चाहिए। क्या उनकी मशीनरी है जो इंटरनेशनल नेटवर्क उनका बना रखा है,
छुप छुप के ये अपने लोगों को ट्रेनिंग देकर कॉर्पोरेट्स में भी ला रहे हैं। बॉम्बे के कॉर्पोरेट्स में, एचआर डिपार्टमेंट्स में बहुत सारे वोकिस्ट आ गए हैं। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, इंडिया की जो कॉर्पोरेट्स है एचआर डिपार्टमेंट में, उनमें एक नया सिस्टम है, उसको कहते हैं DEI, डाइवर्सिटी एक्विटी इंक्लूजन। ये एक बहुत बड़ा फैशन है, सबको बोर्ड मेंबर लाना है, एक DEI एक्सपर्ट, एचआर डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग देनी है। ये सब वोकिस ने अपने लोगों को ट्रेन करके सर्टिफिकेट लगा के यहाँ पर हायर करवा दिया, और वो लोग कॉर्पोरेट के अंदर से ही बदमाशी कर रहे हैं, गड़बड़ कर रहे हैं। अब ये जो सब कुछ हुआ, ये इसमें कई कैपिटलिस्ट हैं जिनके बच्चे इसमें मिल गए हैं, कई अपर कास्ट हैं जो पेरेंट्स अच्छा पूजा वूजा करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो उनकी शादियां भी हिंदू शादियां हुई हैं, लेकिन उनकी आइडियोलॉजी ऐसी है। कई लोग हैं जो क्रिश्चियन भी इसमें मिले हुए हैं, मुस्लिम तो बहुत से सारे मिले हुए हैं, खालिस्तानी सब इसी में मिले हुए हैं। अब ये है ब्रेकिंग इंडिया 2.0, मतलब ये नई तरह की ब्रेकिंग इंडिया है। अब इसका सामना करना बहुत जरूरी है, और अभी तक इसका सामना इंडिया नहीं कर रही। इंडिया कर रही है कि यहाँ पर किसी ने आग लगाई तो उसको बुझा देंगे, फायर डिपार्टमेंट ले आएगा, यहाँ पर किसी ने बदनामी की उसका जवाब दे देंगे। लेकिन पूरे ग्लोबल नक्शा बनाना चाहिए, जैसे हमने अपनी पुस्तक में, हमारी पुस्तक में पूरा फ्रेमवर्क दिया है कि सारा ये वोकिज्म का क्या फ्रेमवर्क है, सारी वर्ल्ड में कहाँ से शुरू हुआ, कैसे हुआ, अब कहाँ पर पहुंच गया। इंडियन जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो फंडिंग कर रहे हैं, उनका क्या हाथ इसमें हाथ है, जो नीति आयोग कर रही है उसमें क्या हाथ है, जो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कर रहा है, उस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और हार्वर्ड दो वर्ल्ड के टॉप इंटेलेक्चुअल थिंक टैंक्स हैं जो इस वोकिज्म में लगे हुए हैं। ये प्रॉब्लम बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। ये और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोनों मिलकर काफी डेमोक्रेसीज को डिस्ट्रॉय कर देंगे। जी सर, मैं ये बोलूँ, ये वो वीक स्पॉट्स हैं जिनको एनिमीज इस्तेमाल करते हैं। अब क्योंकि हम अब करंट कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें, इंडिया में जितने भी वोक्स हैं उसको कौन यूज कर रहा है, तो चाइना या यूएस है। एंड सर, फर्स्ट और क्वेश्चन इज पाकिस्तान, दिस, पाकिस्तान Pakistan. So these are the weak spots, number one. Number two, US capitalist, China capitalist, exporting the wokeism to other countries. हाँ हाँ, अब ये बड़ी अच्छी बात है। चाइना में क्योंकि वो डिक्टेटरशिप है, वो ये वोकिज्म तो अलाउ नहीं करेंगे, कोई वोकिस्ट है उसको जेल वेल में लगा देंगे। सऊदी अरेबिया में भी अलाउ नहीं करेंगे, कतार में भी अलाउ नहीं करेंगे, नॉर्थ कोरिया में नहीं, ईरान में नहीं, जो भी डिक्टेटरशिप है वहां तो वोकिज्म चलेगी नहीं। सिर्फ डेमोक्रेसी में अलाउ कर देते हैं क्योंकि उनके राइट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, वो इसलिए चलते रहते हैं। अब चाइना में ये इंटरेस्टिंग बात है, अपने कंट्री में डोमेस्टिकली वोकिज्म अलाउ नहीं करते, लेकिन वो फंडिंग देकर हार्वर्ड में करवा रहे हैं, इनकरेज करवा रहे हैं। टिकटॉक जो है, एक रिसर्च हुई है कि टिकटॉक जो मैंडरिन लैंग्वेज, जो चाइनीज लैंग्वेज में है, वो क्या मैसेजेस हैं, क्या मीम्स हैं, और जो इंग्लिश लैंग्वेज में टिकटॉक है जो बाकी कंट्रीज में जाता है वो क्या मीम्स है। जो एक्सपोर्ट होता है वो इंग्लिश लैंग्वेज में टिकटॉक एक्सपोर्ट होता है, उसमें तो सारा कुछ वोकिज्म है। लेकिन जो चाइनीज लैंग्वेज में मैसेजेस होती हैं वो वोकिज्म की नहीं है। उसमें बताते हैं स्पोर्ट्स में कैसे चाइनीज बढ़ गया, स्पेस में कैसे उनका प्रोग्राम है, साइंस के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में, मैथमेटिक्स के बारे में, उसमें कि हमारा चाइना कैसे डेवलप कर रहा है उसके बारे में, उसमें चाइनीज हिस्ट्री में क्या क्या ग्रेट चीज़ें हुई। तो उसमें सारी चाइना की ग्लोरी, चाइना की खुशामद, अच्छा अपने पेट्रियाटिक देशभक्ति वो चलती है। वो चाइना में वैसी टिकटॉक चलती है अपने लोग, अपने बच्चों के लिए। बाकी दुनिया में अलग चलती है वोकिज्म। ये डबल है, ये डबल फेस है चाइना का, ये आपको पहचान होनी चाहिए। अब जैसे अब कतार है बाकी वर्ल्ड में बहुत स्प्रेड कर रहा है बातें। अल जजीरा तो बड़ा सॉफ्ट तरीके से कर रहा है, और वे ये कई ये नेगेटिव चीजें कतार फंडिंग करती है इन चीजों की। लेकिन कतार के अंदर कोई ऐसे नहीं बोलेगा। कतार से जितने भी ये कई लोग जो ये मुस्लिम दंगाबाजी कर रहे हैं फ्रांस में, वो इमिग्रेंट हैं, अरब कंट्रीज से, अफ्रीकन कंट्रीज से आए हैं। अपने कंट्रीज में ऐसे नहीं करते, अपने कंट्रीज में ऐसे मार कुटाई नहीं हो रही कि बसें जला दी, इतने हजार बिल्डिंग जला दी, कारें जला दी, वो नहीं हो रहा। फ्रांस में कर रहे हैं, जहां पर अभी पिछले कुछ ही सालों में उनको अंदर आने इमिग्रेशन के लिए परमिशन दी थी, इजाजत दी थी। फ्रांस ने अपनी तरफ से लेफ्टिस्ट जो लोग हैं, लेफ्टिस्ट हैं, उनका गलती है,
उन्होंने कहा कि ये सब दरवाजे खोल दो, आने दो, आने दो, आने दो, होना चाहिए, ठीक है, सब कुछ ठीक है। तो वो आ गए, अब उसका नतीजा ये निकला, ठीक है ना। तो ये भी, ये लोगों को पहचाननी चाहिए, ये सारे ग्लोबल सिस्टम है, ये इंडिया में अलग सिस्टम नहीं है, बाकी सारे ग्लोब से मिली हुई चीज है। इसका असर 2024 इलेक्शन में भी होगा, इसका असर 2024 इंडिया के इलेक्शंस हैं, यूएसए में इलेक्शंस हैं, ब्रिटेन में इलेक्शंस हैं, कई और कंट्रीज में भी इलेक्शंस हैं। 2024 में काफी डेमोक्रेसीज में इलेक्शंस हैं, इसका असर होगा। सर एक एक चीज और नोट करने के, जब बात हम बुक्स की करते हैं, कि बात करते हैं यूटोपियन वर्ल्ड की, फ्रीडम की, डेमोक्रेसी की, एक्स वाई जेड सारे एडजेक्टिव्स रिलेटेड टू ह्यूमन राइट्स, बट व्हेन इट, जब उनके ऊपर बात आती है, जैसे अभी आपने चाइना का एग्जांपल दिया, डबल स्टैंडर्ड है, दे आर द वास्ट, ये लोग सबसे ज्यादा क्रश करते हैं फ्रीडम को, मतलब ये टोटली ऑपोजिट होता है, इनका एक डबल स्टैंडर्ड दिखता है, अपने लिए अलग, दूसरों के लिए अलग, फ्रीडम, स्पेस, कुछ भी। जी सर। और ये अरब इस्लामिक कंट्रीज का भी है। ये सब लोग जो इंडिया के अगेंस्ट कंप्लेन करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक स्टेट्स, जिसमें 50-60 कंट्रीज हैं इस्लामिक स्टेट्स, वो इंडिया को कंडेम करती हैं कि कश्मीर में तुम्हारा राइट, उनको ह्यूमन राइट नहीं दिया। अरे भैया, उनके अपने कंट्री में डेमोक्रेसी तो है नहीं। हाँ, उनके अपने कंट्री में क्या होता है वो उसकी बात तो कभी करते नहीं, अपने आप को कभी वो कंडेम नहीं करते अपने आप को। तो ये जो रेफॉर्मे, जो आई टेल यू वन थिंग, जो इस्लाम में जो विमेन है, इस्लामिक विमेन जो हैं, पढ़ी लिखी, लिबरल टाइप, वो इस्लाम के अगेंस्ट खड़ी हो रही है। अब जैसे आपने देखा होगा, मेरी एक इंटरव्यू थी असरा नुमानी, वो वाशिंगटन आई डीसी में है। अप्रोच्ड हर, शी वाज बिजी जी। 4 इंटरव्यूज उसके साथ हुई, हम वी आर फ्रेंड्स। तो उसकी जो कहानी है, क्या वो कर रही है विमेन के लिए, अपनी इस्लामिक विमेन के लिए, खड़ी होके अपने इमाम के सामने जाकर, अपनी मॉस्क में जाकर, मस्जिद में जाकर, यहाँ पर अमेरिका में कैसे उनको क्रिटिसाइज करती है कि तुम क्यों कर रहे हो। और पाकिस्तान से तो उसको निकाल दिया। वो इंडियन है वैसे, 4 साल की उम्र थी जब वो इंडिया से यूएसए में उसके पेरेंट्स आ गए। पेरेंट्स उसको इनकरेज करें कि लड़की है, उसके अपने विचार होने चाहिए। लेकिन मैंने उसको पूछा कि ये जो आदमी है मुस्लिम, वो तो नहीं करेंगे, मुस्लिम लेडीज ही करेंगी। कहती हाँ ठीक है। तो फिर मैंने पूछा बाकी लेडीज क्यों नहीं करती। तो शी सेज कि वो उनको ऊपर दबाव होता है, फैमिली का और हस्बैंड का डर होता है, समाज का। बाकी लेडीज, एक लेडी ऐसे बोलना शुरू करे तो बाकी मुस्लिम लेडीज उनको कहती है नहीं नहीं मत बोलो। तो ये बहुत मुश्किल काम है। और ये जो रिफॉर्म करना है इस्लाम को, ये सिर्फ मुस्लिम ही कर सकते हैं, बाहर से करने का कोई फायदा नहीं होगा भी नहीं, लड़ाई होगी सिर्फ। ये तो सिर्फ मुस्लिम एजुकेशन के साथ और खासकर लेडीज कर सकती हैं, और इनको इनकरेज करना चाहिए। इनको, जो इस्लामिक वुमेन है, अच्छी तरह से एजुकेट करके उनको फ्रीडम के बारे में क्या विचार है, कैसे सोचना चाहिए, ये और कुरान में और हदीस में कितना कुछ मुस्लिम वुमेन को दबा कर रखा है। वो जो दबाया हुआ है उसकी बात वो किस नहीं करते, उसकी बात वो किस नहीं करते। ये हिपोक्रेसी है एक तरह की। सर यू मेड द राइट एग्जांपल, ईरान में सारी महिलाओं ने ही रिबेल किया था, इफ यू यस, रिमेंबर, जो अभी पीछे यस, ईरान में मैसिव रेवोल्यूशन हो रहा था। राइट, राइट। सर लास्ट पॉइंट इन दिस वन, वोक्स आर रूलिंग द वर्ल्ड, हाउ कम? सो वोट्स आर फाइटिंग, मतलब उनके अगेंस्ट भी फाइटिंग है। अब जैसे अब अगले इलेक्शन में रिपब्लिकन्स आर एंटी वोक, सारे के सारे। अब ये जो मैक्रॉन है, ये फंसा हुआ है इन बिटवीन, ये ना इधर जाना चाहता है ना उधर जाना चाहता है। अब उसको पिट रही है कि भी काफ़ी राइट वाइट हो रही है, ही माइट लूज नेक्स्ट। और ये जो राइट विंग लोग हैं, लपेन वगैरह, ये आ सकते हैं काफ़ी। और सिमिलरली ये जो ब्रिटेन में तो प्रॉब्लम ये है, अब ये कंजर्वेटिव पार्टी है, ऋषि सुनक की। अभी उनके एमपीज ने मुझे पार्लियामेंट में बुलाया था, मैं वहाँ पार्लियामेंट में पिछले महीने स्पीच दी थी इन चीज़ों के बारे में। अब ये चांस है कि अगले इलेक्शन में लेबर पार्टी जीत जाएगी, क्योंकि कंजर्वेटिव 10-15 साल रूल कर चुके हैं। अब क्योंकि वहाँ इकॉनमी ख़राब है, ब्रेक्सिट हो गया, यूरोपियन यूनियन छोड़ दिया, काफ़ी इकॉनमी के प्रॉब्लम है, इसलिए लेबर पार्टी इसका फ़ायदा उठा के जीत सकती है। यदि लेबर पार्टी जीत गई तो उसमें एक कैंडिडेट प्राइम मिनिस्टर का है, ये जो पाकिस्तानी, जो लंदन का मेयर है, लंदन का जो मेयर है वो पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी मुस्लिम है, वो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है।
और ये चांस भी है उसका। तो ये प्रॉब्लम सारे हो सकते हैं। ये देखिए, यूएसए में ये जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, इसमें बहुत सारे वोकिस्ट लोग भरे हुए हैं। अब ये स्टेट डिपार्टमेंट जो उनकी फॉरेन पॉलिसी का फॉरेन अफेयर्स है, उसमें वोकिस्ट बहुत है। साउथ एशिया डेस्क जो है, अब ये जो नया यूएस एम्बेसडर इंडिया में लाए हैं, ये लॉस एंजलिस का मेयर था, ये क्या लेफ्ट विंग है। इसने एम्बेसडर बनने से पहले कहा कि मैं तो वहाँ जाके ह्यूमन राइट्स की हियरिंग्स करवाऊंगा एम्बेसी में। इसे कहा ह्यूमन राइट्स की हियरिंग्स होगी यूएस एम्बेसी में, सब ये इन लोगों को, ऊट पटांग लोगों को ले आऊंगा। एरिक गारसेटी। सो ये जो एरिक गारसेटी है, उसने ये कहा था कि मैं सारा कुछ ये करूंगा। तो ये ठीक है। जो प्रो इंडिया है, पेंटागन मिलिट्री, वो इंडो पैसिफिक के लिए इंडिया को चाहते हैं। इंडिया के बिना ये इंडो पैसिफिक नहीं बन सकता। ये जो इंडो पैसिफिक में नेवी का जो है बेसिस वेसिस चाहिए, सब कुछ चाहिए, वो इंडिया के बिना नहीं बन सकता। तो इसलिए इंडिया की बहुत जरूरत है चाइना के अगेंस्ट। तो इसलिए जो पेंटागन है, CIA है, इस तरह के लोग हैं, वो तो प्रो इंडिया है। नहीं कि इंडिया के बारे में प्यार हो गया, दिल में कोई प्यार व्यार की बात नहीं होती। ये तो सिर्फ जो फायदा है, वो फायदे की बात होती है। और जो कॉर्पोरेट लोग हैं, बिजनेस इंडस्ट्रियल लोग हैं, वो भी इंडिया के फेवर में, क्योंकि मार्केट बहुत बड़ी है। सो इंडिया के प्रो इंडिया हैं मिलिट्री और बिजनेस, और इंडिया के अगेंस्ट है ये जो स्टेट डिपार्टमेंट, जो फॉरेन पॉलिसी वाले लोग हैं, जो NGOs हैं, जो ये मोकिस्ट है। सो ये मिली हुई बात है, मिक्सड अप है। तो ये प्यार से भी बात करेंगे, जैसे अब मोदी जी आए थे, और ये फिर उसी वक्त जब मोदी जी USA में थे, उसी वक्त ओबामा ने अपनी स्पीच निकाली कि यदि मोदी चेंज ना करे, मोदी को डांटा ओपनली। मैंने उसकी क्लिप निकाल के ट्विटर में निकाली, फिर काफी लोगों ने उसका जवाब भी दिया। ओबामा ने कहा कि यदि मोदी चेंज ना करे अपनी पॉलिसी टुवर्ड्स मुस्लिम्स, तो फिर दे विल बी अ फाइट, ब्रेकअप ऑफ इंडिया बिटवीन मुस्लिम इंडियंस एंड हिंदू इंडियंस, जिनमें मुस्लिम इंडियन का भी नुकसान होगा, हिंदू इंडियंस का भी नुकसान होगा। इसलिए ये लड़ाई नहीं करनी चाहिए। इसलिए मोदी शुड चेंज हिज पॉलिसी टुवर्ड्स मुस्लिम्स। आप ये देखिए, वो वहां जाके बैठकर हमको लेक्चर दे रहे हैं। अब ये दिस इज द सिचुएशन। इंडिया हैज टू बी वेरी केयरफुल, नॉट बी वेरी मेजमराइज के भी उन्होंने हमको तालियां बजा दी और इतना खाना बना दिया और वेजिटेरियन खाना खिलाया और बहुत इज्जत दी। ये वो तो ठीक है, वो तो डिप्लोमेसी है, वो तो दिखावे की बात है। और अब अमेरिका इंडिया की तरफ और मित्र बन रहा है, लेकिन इतनी सिक्योर बात नहीं है, क्योंकि अमेरिका में प्रो इंडिया भी बहुत लोग हैं, एंटी इंडिया भी बहुत लोग हैं, इसलिए कॉम्प्लिकेटेड बात है। जी सर, एक चीज आपने नोटिस की है कि जब वोकिज्म या लेफ्टिस्ट जिसको हम बोले, व्हेन दे गो टुवर्ड्स, जैसे जैसे लेफ्ट का एक्सट्रीमिज्म बढ़ जाता है, लेफ्ट का एक्सट्रीमिज्म बढ़ता जाता है, काउंटर में राइट को आना पड़ता है। This is what is because I recently did a show on this, that the whites are rising now. If you see across Europe, whites जो silent हो गए थे, they never bothered कि they are whites या गोरे या जो भी उनका ethnicity है, वो कभी bother ही नहीं किया। Now they have started forming groups. Now they have started. So basically, folks, क्या बोलते हैं, वो छोटे बच्चे के होता है घर में, because I am a family woman, so they become so naughty that the elder has to get up and literally slap them hard कि बैठ जाओ अब थोड़ी देर। They are behaving like that across the world. नहीं, बट ये आपको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए कि वो बच्चे ही हैं। बच्चों की तरह उनकी अकल तो बच्चों की है, लेकिन उनके पास पावर बहुत बच्चों जैसे नहीं, अडल्ट जैसी पावर है। उनके पास वेपन्स हैं, उनके पास बहुत इंस्टीट्यूशंस के ऊपर उनका कंट्रोल है, NGOs हैं, बहुत पैसे वाले लोग भी उनके पीछे उनको सपोर्ट कर रहे हैं। सो वो किस तो बेवकूफ़ या बच्चा नहीं समझना चाहिए, वो डेंजरस लोग हैं। They try to be over smart even though their mental capacities. And just the last question, they have gained for some time in some years, in last couple of years, but if you look at history, they've never been very successful. They have been देखिए there short periods of history when they have been successful, but ultimately the center, I would say, or balanced powers have ruled the world in the longer term. जी sir. देखिए, लेफ्ट विंग हैज नॉट बीन सक्सेसफुल इन
developing things, but they have been successful in destroying other people. अब दो तरह की पावर होती है, एक तो पावर टू बिल्ड अप पॉजिटिव थिंग्स, हाँ, कि अभी मेडिकल ब्रेक थ्रू, साइंटिफिक ब्रेक थ्रू, टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू, वो तो उन लोगों ने नहीं निकाली। पर दूसरी तरह की पावर होती है कि दूसरों को मार पीट कर उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। अब जैसे वेस्ट बंगाल में हो रहा है, इट इज नॉट दैट देयर पावर इज पॉजिटिव, वो पावर इज नेगेटिव पावर तो है ना, ये देखना चाहिए आपको। आपको इसको ट्रिविलाइज नहीं करना चाहिए कि क्योंकि ये कुछ पावर इनमें नहीं है, ये कुछ बना नहीं सके, इसलिए ये बेवकूफ लोग हैं, तो कोई बात नहीं, ऐसे नहीं कहना चाहिए। जो ऐसे लोग होते हैं वो डेंजरस बहुत हो सकते हैं, वो अपनी लाइफ बनाए ना बनाए, आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लूज कैनन्स। लूज कहना, जो लोग आपको सड़क पर कोई मिलेगा, उसके पास वेपन है, वो आपको मार पिटाई करना चाहता है, शायद उसकी अपनी लाइफ बिल्कुल यूजलेस हो, चाहे जितनी भी यूजलेस हो और अपनी लाइफ वो ना बना सके, हमको तो मार पीट सकते थे ना, तो फिर हमको तो ध्यान रखना चाहिए। अब जैसे पाकिस्तान है, it may be a useless country, not capable of doing anything positive and successful, but it has the capability to destroy other people. तालिबान भी वही ऐसे हैं। So ये लोग जो वोकिस्ट हैं, they are dangerous people in that sense, because they don't have much to lose, तो और भी dangerous हो जाते हैं। Right, and they are more of problem creators because they never offer solutions. Solutions इनके पास कभी होते ही नहीं है। उनका सोल्यूशन ये है कि पहले ये जो सारे सिस्टम है वर्ल्ड में जो अब्यूज कर रहे हैं, जो लोगों को दबा रहे हैं, पहले उनको निकालो, मिटाओ, उनको खत्म करो, उनको तोड़ो, बाद में देखी जाएगी। अब बाद में क्या देखी जाएगी, कौन आपको कोई एक्सपीरियंस है, अब आप सारे सिस्टम्स को तोड़ फोड़ कर दोगे तो फिर क्या होगा, केओस होगी ना, वो नहीं, उसके बारे में वो डिस्कस नहीं कर सकते। हम उनको कहते हैं कि देखियो, अब आप सारी चीज़ों को डिसमेंटल करना चाहते हो, हिंदुत्व डिसमेंटल कर दिया, अब इंडिया में फिर क्या होगा, डिसमेंटल हो गया। अब ये जो कोटा सिस्टम, ये जो यूनिवर्सिटी मेरिट के बेसिस में सारी चीज़ें चलती है, उसको तोड़ो। अब कॉर्पोरेट्स में, मैनेजमेंट में सब ये वोकिस लेके आओ, ये सारा कुछ जो पहले की जो सिस्टम्स हैं उनको तोड़ो फोड़ो। साइंस टेक्नोलॉजी, मिलिट्री में भी वो चाहते हैं कोटा वोटा ले आओ, तो फिर जो ये केओस बनेगी तो वो कैसे, सारी दुनिया कैसे चलेगी, इंडिया कैसे चलेगा, उसके बारे में उनमें एक्सपर्टीज नहीं है। दे ओनली नो हाउ टू डिस्ट्रॉय, एंड दैट इज वेरी डेंजरस। So how can we control the kind of web that they have formed? Because अगर आप देखें education, communication system, social media platforms, they have एक बोलते हैं मकड़ी का जाला, literally उन्होंने मकड़ी, and they're very good at communication, यस, interpersonal skills, एफिशिएंट, वो ज्यादा एफिशिएंट है, दे वेरी ज़्यादा एफिशिएंट इन कनेक्टिंग विद ईच अदर। सो बात ये है, द मेन रोल विच इज लैकिंग, टू, one is our government has not done enough to understand this problem. I was thinking this snakes in the Ganga, they should be required reading for all civil servants, all MPs, all ये वो इनको होना चाहिए, but you know वो डर जाते हैं, वो ऊपर से नहीं बोलना चाहते, प्राइवेटली कहेंगे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पब्लिकली बोलना नहीं चाहते। एंड देन द सेकंड ग्रुप आई एम डिसअपॉइंटेड इज गुरुज की बहुत लोग मानते हैं, गुरु शुड स्टैंड अप, Guru, I want to have Guru promote and discuss, and we will give talks and seminars. They can disagree also if they want. Privately, जो ये मेन गुरुज हैं, हम उनका नाम नहीं लूंगा, जो मेन बड़े फेमस गुरुज हैं सारी वर्ल्ड में, उनके जो फॉलोअर्स हैं वो मुझे बातचीत करते हैं। अभी मैं आई वेंट टू नॉर्थ कैरोलिना विद वन वेरी मेजर गुरु, स्पेंड 2 hours with him privately also, 30 मिनट ऑन कैमरा, बाकी 1.5 घंटा ऑफ कैमरा प्राइवेटली बात की, काफ़ी उनको बताया। ही इज़ वेरी फेमस गुरु, सब लोग जानते हैं उनको। ऐसे प्राइवेटली तो ठीक है, और जो उनके फॉलोअर्स हैं दे वेरी इंटरेस्टेड इन माय वर्क, वो भी गुरु जी को बोलते रहते हैं, गुरुदेव ये प्लीज उनको लाओ, बातचीत करो। लेकिन द गुरुज हैव नॉट टेकन इट एज ए मेजर इशू, ताकि वो अपनी अपनी तरफ से ये बोल सकें, क्योंकि वो भी चाहते हैं उनकी पॉपुलैरिटी पर कोई दाग ना लग जाए। वो अपनी पॉपुलैरिटी, अपने ब्रांड नेम, अपनी को ठीक रख, दे वांट टू रिमेन क्लीन, दे वांट टू रिमेन नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल। सो ठीक अच्छी सी बात है, एजुकेशन पढ़ा रहे हैं, लोगों को खाने पीने का कर रहे हैं, प्रॉब्लम वायलेंस सॉल्व कर रहे हैं, वो तो अच्छा, बहुत अच्छा। आई एम वेरी प्राउड ऑफ आवर गुरुज, आई डू माई प्रणाम, आई एम वेरी थैंकफुल टू देम। लेकिन जो कंट्रोवर्शियल बात है, जो उसके लिए कुछ तो कोई तो लीडर चाहिए ना। यदि आप नहीं करना चाहते, जो लोग कर रहे हैं उनको तो सपोर्ट तो करेंगे, ऐसे भी तो होना चाहिए। right. And I think the last comment, sir, with that we'll wind up. जितना भी हमारा एवोल्यूशनरी सिस्टम है उससे हमेशा हट कर रहा है बुक। जो एवोल्यूशनरी सिस्टम है, जो साइंस है, ट्रेडिशंस हैं, कल्चर्स हैं, वैल्यूज हैं, आप चाहे वो एलजीबीटी कम्युनिटी ले लीजिए, ब्लैक्स इन यूएसए ले लीजिए, बहुत मतलब वेरेवर यू सी,
एक एवोल्यूशनरी जो सिस्टम रहा है, हमेशा उससे हट कर बात करते हैं, हमेशा, इवन इफ इट इज रॉन्ग। सो वो उनका कहना ये है कि जिसको हम एवोल्यूशन कहते हैं और जिसको हम साइंस कहते हैं, वो भी सोशल कंस्ट्रक्शन है बाय डोमिनेंट पीपल। ये बहुत बड़ी बात आपने निकाली है। उनका कहना है कि जो जो लॉजिक है, साइंस है, रैशनैलिटी है, ये भी जो जो दबाने वाले लोग हैं उनका एजेंडा है, इसको कहते हैं। तो जब जो बायोलॉजिस्ट कहते हैं देयर इज मेल एंड फीमेल, वो तो डीएनए में जो क्रोमोसोम्स हैं उनमें मेल होता है, ये फीमेल क्रोमोसोम ऐसा होता है। दिस इज लॉजिक, दिस इज साइंस, दिस इज फिजिकल रियलिटी, दिस इज द, ये एनिमल्स में भी है मेल एंड फीमेल, प्लांट्स में भी है मेल एंड फीमेल। इट इज नॉट समथिंग जो सोसाइटी वालों ने बना रखा है। इट इज सो ऑब्वियस, बट देयर पॉइंट इज कि ये सोशल, व्हाट दे कॉल सोशल कंस्ट्रक्शन। सोशल कंस्ट्रक्शन मीन्स कि सोसाइटी के जो चलाने वाले लोग हैं, जो जिनका हुक्म था, हुक्म रह चुका है, जो दबाने वाले लोग हैं, जो ऑपरेसर हैं, जो डोमिनेंट वॉइस है, सोशल कंस्ट्रक्शन मीन्स कि उनके विचार के द्वारा ये चीज़ें बनाई गई हैं। तो वो उनका कहना है कि इवन साइंस इज द रिजल्ट ऑफ डोमिनेंट कल्चर। Right. Sir, because I mean, I know it's getting along, but see, science ko how can they deny? Number one. And last question, this will be last question, sir, promise. What were the favorable things that brought both communists and the Muslims together? Is it joint victimhood, or Yes, what were it the is joint. It favorable? is joint victimhood because you see they need each other. Muslims do not have the intellectual depth of a theory. जैसे मार्क्सिज्म की बहुत थियरी है जो ग्लोबलाइज हो सकती है। मुस्लिम की जो थियरी है कि कुरान इज आवर थियरी, शरिया इज आवर थियरी, वो बाकी लोगों को सूट नहीं करती। वो यू कैन नॉट मेक इट यूनिवर्सल कि भी सब लोग मान जाएंगे, नॉट नॉट सो क्विकली। इवेंचुअली वो चाहते हैं कि हो जाए। लेकिन जो लेफ्ट विंग थियोरी है वो इट गोज बियॉन्ड बॉर्डर ऑफ रिलीजन एंड रेस एंड ये वो सारों के लिए, जितने भी ओप्रेस्ड लोग हैं, दबाए हुए लोग हैं, उनके लिए है। सो मुस्लिम्स को लेफ्ट विंग का आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन अच्छा लगा कि इसके द्वारा हम आगे निकल सकते हैं। और जो लेफ्ट विंग वाले हैं उनके पास सोल्जर्स नहीं है, फाइटिंग आर्मी नहीं है। जो पहले जमाने में था ना, जो रेवोल्यूशनरी थे, मार्क्सिस्ट माओइस्ट इंडिया में थे, यहाँ वहाँ रेवोल्यूशन वाले लोग थे, वो तो चले गए ना, वो तो डिसमेंटल हो गए। बट मुस्लिम्स आर अवेलेबल एज अ फाइटर्स, स्ट्रीट फाइटिंग, स्ट्रीट वायलेंस के लिए मुस्लिम्स हैं। एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में बैठकर विचार निकालना, मीडिया में बोलना और थ्योरीज निकालना और ये वो करना लेफ्ट विंग है। सो लेफ्ट विंग और मुस्लिम आपस में मिलकर दे हैव हैड अ वेरी गुड अलायंस। मुस्लिम थिंक कि हम लेफ्ट विंग का फायदा उठा रहे हैं, वी आर यूजिंग देम, एंड लेफ्ट विंग थिंक हम मुस्लिम का फायदा उठा रहे हैं, वी आर यूजिंग देम। But sir, who is the winner in both of them? Who is actually this is a very big discussion one day we can have separate. मुस्लिम सोचते हैं एंड में तो हमने इस्लामी फैलाना है, लेकिन अब थोड़ी देर के लिए लेफ्ट विंग बन जाएंगे, लिबरलिज्म ये वो राइट वाइट्स की बात करेंगे बाकियों को तोड़ने के लिए। लिबरलिज्म मुस्लिम सोसाइटी में नहीं लाएंगे, लिबरलिज्म अपनी विमेन के ऊपर में नहीं लाएंगे। वो बाहर के लोगों को लिबरलिज्म के नाते इक्वल राइट्स ये वो करेंगे, चाहे हमारे कंट्री में, हमारी सोसाइटी में इक्वल राइट्स ना हो, उसकी बात नहीं करेंगे। सो मुस्लिम्स थिंक कि वी आर यूजिंग द लेफ्ट विंग अगेंस्ट एनिमीज, अगेंस्ट द काफिर्स। लेफ्ट विंग थिंक कि वी आर यूजिंग द मुस्लिम फॉर वायलेंस, उनसे वहां कराओ, राइट कराओ, ये कराओ, वो कराओ, ये हमारे पास की बात नहीं, हम तो इंटेलेक्चुअल काम करेंगे और उनसे थोड़ा फोड़ी करवाएंगे। सो दिस इज अ ईच साइड थिंकिंग एट बाकी दूसरी साइड को हम यूज करके उनका फायदा उठा के हम जीत जाएंगे, फिर हम दुनिया पर राज करेंगे। दिस इज अ वेरी फुलिश एंड स्टूपिड थिंग गोइंग ऑन। अल्टीमेटली इट शुड बी म्यूचुअल रिस्पेक्ट। भी अपना, आपकी ट्रेडिशन है, हमारी ट्रेडिशन है, वी कैन रिस्पेक्ट ईच अदर। तोड़ा फोड़ी की बात नहीं, यू शुड नॉट डिसमेंटल अस, वी डोंट वांट टू डिसमेंटल यू। हाउ डू वी put our energy together and make a better world for everybody? That should be the idea. That should be the idea. Yes. Thank you so much, sir, for joining. जाने से पहले सभी reviewers से request है, I'll put links of sir's to book, his Twitter handle, and also the YouTube channel. Sir has a very nice YouTube channel, and don't forget to watch her and Asra Nomani's video. That was really fantastic. I actually watched the whole long, the 4 episodes. So इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव. Thank you so much, sir, for joining. धन्यवाद।